नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 27 जनवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली, इंडिया एंड इजिप्ट रीइटरेट सपोर्ट फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट। देखिए, इस बार की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में इंडिया और इजिप्ट के बायलैटरल रिश्तों को लेकर काफी बातचीत हुई, तो उसी रिस्पेक्ट में ये जो पर्टिकुलर न्यूज है काफी रेलेवेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर भाई, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान बनाया है टू रिव्यू हाई पेंशन पे आउट। ये क्या है, इसको समझेंगे। फिर इसरो ने बोला है कि जो इंडिया का पहला मिशन है टू स्टडी द सन, आदित्य L1 मिशन की बात हो रही है, इसको जून या जुलाई तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। फिर इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे ये जो इंसर्जेंट ट्राइबल ग्रुप्स पनप रहे हैं, इनको चाइना की तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। स्टेट्स कैसे फॉरेस्ट कवर को मेंटेन करने में फॉल शॉर्ट हो रहे हैं, टारगेट से फेल हो रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और यूनाइटेड नेशंस का बोलना है कि कूप के बाद म्यांमार के अंदर ओपीएम की खेती, ड्रग्स की खेती बढ़ रही है, इसको देखेंगे। फिर भाई, हेडलाइंस में देखा जाए तो जो पहला आर्टिकल है, बिट्रेयल ऑफ द वेरी आइडिया ऑफ महात्मा, शशि थरूर साहब का आर्टिकल है। बहुत ही क्लियर वर्ड्स में करंट रूलिंग सरकार को जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। काफी सेक्टेरियन टाइप के कमेंट्स भी हैं, तो इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मुझे सही नहीं लग रहा है। जिसको पढ़ना हो पढ़ लीजिए, हालांकि कुछ खास का है नहीं, इस टाइप के आर्टिकल्स अवॉइड ही करने चाहिए। होलोकास्ट एजुकेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। गेमिंग और गैम्बलिंग के बीच में क्या बाउंड्रीज हैं, वो कैसे ब्लर्ड है, इसके बारे में बात करेंगे। पोटेंशियस ओवरकिल और नो कंट्रोल, तो 4 एडिटोरियल्स भी हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एडिटोरियल और करंट को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी काम की न्यूज है आज, थोड़ा लेट हो गया दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूं। चलिए, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, ईपीएफओ प्लान टू रिव्यू हाई पेंशन पे आउट कॉजेस स्पार्क्स कंसर्न। देखिए क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज में जाके ईपीएफओ एक्ट और उसको पैराग्राफ 11(3) ऑफ द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995, इसमें आपको घुसना पड़ेगा बहुत डिटेल तरीके से इस न्यूज को समझने के लिए। इसलिए मैं आपको बस बेसिक लेआउट बता रहा हूं कि हुआ क्या है। देखिए क्या हुआ, सितंबर 2014 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। किसमें? पैराग्राफ 11 क्लॉज 3 ऑफ द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के अंदर। ठीक है, ये जो एक्चुअली में पैराग्राफ 11(3) है ना, किसका भाई? आपका एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 का। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ 11(3) के अंदर पेंशनेबल सैलरी को डिटरमिन करने के लिए जो पैरामीटर्स थे वो बता रखे थे कि क्या आपकी मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी है, और उसी के हिसाब से आपकी पेंशन फिक्स होती थी। तो इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है उसके बीच में किस प्रकार का एग्रीमेंट होगा। एम्प्लॉई अपनी मंथली तनख्वाह का कितना पैसा कटवा के ईपीएफओ अकाउंट में डालेगा, उसका एम्प्लॉयर कितना डालेगा, उसके हिसाब से उसकी पेंशन कितनी सेटअप होगी। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहां लिखी हुई थी। इन टर्म्स एंड कंडीशंस को 1 सितंबर 2014 को बदला गया। अब हुआ ये दोस्तों कि वो इंडिविजुअल्स जो 1 सितंबर 2014 से पहले अपनी सर्विस से रिटायर हो गए, उनके पास थोड़ी एक्स्ट्रा पेंशन जारी थी। उस एक्स्ट्रा पेंशन को लेके ही यहां पे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सर्कुलर निकाला है और यह बोला है कि भाई सितंबर 2014 से पहले जो लोग रिटायर कर गए थे और उन्होंने स्पेसिफिकली सितंबर 2014 से पहले ओवरऑल 1995 के ये जो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का पैराग्राफ 11(3) की कंडीशंस को स्पेसिफिकली लिखित में नहीं माना था, उनके जो एक्स्ट्रा पेंशन बेनिफिट्स हैं उसको हम काट रहे हैं, उसको हम रोक देंगे, और जो पहले एक्स्ट्रा पेंशन बेनिफिट्स दिए गए हैं वो नए पेंशन बेनिफिट्स से रिकवर कर लिए जाएंगे। तो इस बात को लेकर काफी खलबली मच गई है। जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए थे उनकी पेंशन में कुछ इफेक्ट आ सकता है, और ये इफेक्ट जनवरी 2023 से लागू होगा। अब जो नई पेंशन बनेगी इन एम्प्लॉयज की, उनकी सैलरी स्लीनिंग मानी जाएगी 5,000 रुपए या 6,500 रुपए। और इस पर्टिकुलर सर्कुलर को लाने के लिए ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है नवंबर 2022 का, उसके ऊपर रिलाई किया। अब डेफिनेटली ईपीएफओ के इस डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस भी जाएंगी, क्योंकि जो भी पेंशनर की ओवरऑल पेंशनेबल सैलरी यहां पे अफेक्ट होगी वो आसानी से सर्कुलर के अंदर लिखे प्रोविजंस को मानेंगे नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के इस न्यूज के बारे में बहुत डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, मेरी आपको ये राय है। क्योंकि पैराग्राफ 11(3) के अंदर के कुछ प्रोविजंस को बदला गया है, उन प्रोविजंस के चलते वो पेंशनर्स जो कि सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए थे उनको थोड़ी एक्स्ट्रा पेंशन मिल रही, तो वही एक्स्ट्रा पेंशन को यहां पे रोका जा रहा है।
उसको लेके यहाँ पे थोड़े इश्यूज हैं, कोर्ट में केस जाएगा ही जाएगा, जो कि जिसकी तनख्वाह कम होगी वो तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं अपना कंस्ट्रेंट या फिर अपना जो आप कह लो ना ऑब्जेक्शन सामने पुटअप करेगा ही करेगा। अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए उन वर्कर्स को जो कि इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। यह बनाया गया था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के थ्रू। ईपीएफओ का आता है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब ईपीएफओ की 3 मेजर स्कीम्स है। ईपीएफओ स्कीम 1952, पेंशन स्कीम 1995, ये पेंशन स्कीम 1995 11(3) पैराग्राफ की बात हो रही थी, और एक है इंश्योरेंस स्कीम 1976। तो इन अलग अलग स्कीम्स में क्या है, तो भाई जो ईपीएफओ स्कीम है 1952 की, उसमें जितना भी आपने पैसा जमा किया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा रिटायरमेंट तक, ठीक है ना। डेथ के बाद आपके जो स्पाउसेज हैं उनको मिलेगा। एजुकेशन, मैरिज, इलनेस और हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा बहुत पैसा आप पहले विड्रॉ कर सकते हैं। और हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई थी ईपीएफओ मेंबर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर्स विजन फॉर हाउसिंग ऑफ ऑल 2022 स्कीम के अंदर। पेंशन स्कीम 1995 की बात की जाए तो यहाँ पे मंथली बेनिफिट होगा सुपर एनुएशन, डिसेबिलिटी, सर्वाइवर, विडो, चिल्ड्रन। मैक्सिमम पेंशन क्या होगी डिसेबलमेंट के केस में। ओवरऑल अर्स्ट वाइल जो फैमिली पेंशन स्कीम थी 1971, उसके जो पास सर्विस बेनिफिट थे वो इस पेंशन स्कीम 1995 के थ्रू दिए जाएंगे। फिर इंश्योरेंस स्कीम 1976 के अंदर क्या था कि भाई अगर एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम का मेंबर था एट द टाइम ऑफ डेथ, तो कहीं ना कहीं उसके वेजेस के 20 गुना बेनिफिट अमाउंट दिया जाएगा उसके क्लेमेंट को, सब्जेक्ट टू अपर लिमिट, मैक्सिमम बेनिफिट लिमिट ऑफ 6 लाख रुपीस। तो ईपीएफओ अगर आप देखो तो दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ कवर्ड बेनिफिशरीज एंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन। 1 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था यूनिवर्सल अकाउंट नंबर फॉर एम्प्लॉयज कवर्ड बाय ईपीएफओ, जिससे पीएफ नंबर पोर्टेबिलिटी होगी। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हैं तो आपके पेंशन फंड का ओवरऑल जो फंड है वो आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगली न्यूज, जीएस पेपर 3 स्पेस, इंडिया फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन विल बी लॉन्च्ड बाय जून जुलाई, इसरो चेयरमैन। तो भैया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रहा है कि आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जाएगा जून या जुलाई 2023 तक। ये आदित्य L1 पहला इंडियन स्पेस मिशन होगा जो सन को ऑब्जर्व करेगा और सन के कोरोना को ऑब्जर्व करेगा। अगर आप सन की लेयर्स देखो तो ये आपको सन की लेयर्स नजर आ रही, जो आउटर लेयर है ये है आपको कोरोना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको यहां नजर आ रही, प्रोमिनेंस, सन स्पॉट, ट्विस्टिक मैग्नेटिक फील्ड्स, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, कन्वेक्शन जोन, रेडिएटिव जोन। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो आपकी सन की, उसको आप बोलते हो कोरोना। और इस कोरोना को ओवरऑल ऑब्जर्व करने के लिए, सन को ऑब्जर्व करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना भाई। अब इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ साहब, तो ये जो विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ है VELC पेलोड, और ये VELC पेलोड आपके आदित्य L1 मिशन पे लगाया जाएगा। इसी की हैंडओवर सेरेमनी हो रही थी और इसी में बोलते वक्त एस सोमनाथ साहब ने बोला कि जो आदित्य L1 मिशन है इसको जून या जुलाई तक हम लोग लॉन्च कर देंगे, क्योंकि अगस्त तक इसको लॉन्च करना जरूरी है। आदित्य L1 मिशन को L1 ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। ये लैग्रेंजियन पॉइंट होता है, फर्स्ट लैग्रेंजियन पॉइंट। ये लैग्रेंजियन पॉइंट सन और अर्थ के बीच में किसी एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा जहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करें, और इस पर्टिकुलर जगह से सन हमेशा विजिबल होगा। क्योंकि अगर आप सन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सन की एक्सेसिबिलिटी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। तो जो लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं, दे आर पोजीशंस इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अ टू बॉडी सिस्टम लाइक सन एंड अर्थ प्रोड्यूस इनहैंस्ड रीजन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। और इसका एक और एडवांटेज है कि सन की कॉन्टिन्यूअस विजिबिलिटी होगी आदित्य L1 के पास। आदित्य L1 में 7 पेलोड्स हैं, जिसका सबसे प्राइमरी पेलोड है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VELC। इस VELC को बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। इसी VELC का हैंडओवर हो रहा था, जिसकी सेरेमनी में यह बोला है सोमनाथ साहब ने कि जून जुलाई तक हम लोग लॉन्च कर देंगे आदित्य L1। इस VELC को बनने में 15 साल लग गए हैं, और आप कह सकते हो VELC अपने आप में एक अनोखा कह लीजिए मतलब आप कह लो अरेंजमेंट है, एसोसिएशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और इसरो के बीच में। तो ये ओवरऑल एक न्यूज है इंपॉर्टेंट। अब जब लॉन्च होगा ओवरऑल आदित्य L1 मिशन तब इसके बारे में और आगे की इंफॉर्मेशन आएगी। नेक्स्ट, इंडिया एंड इजिप्ट रीट्रेट सपोर्ट फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट।
तो भैया इंडिया इजिप्ट ने बोला कि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट यहां पे इशू किया गया। प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी ने जितने भी बायलैटरल एंगेजमेंट किए हैं उसके बाद इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो भी प्रोविजंस हैं उनको मानते हैं। दोनों कंट्रीज ने मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट किया, यूनाइटेड नेशंस चार्टर को मानने की बात की, इंटरनेशनल लॉ को मानने की बात की, सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करने की बात की। मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट्स यहां पे काफी हो रहे हैं। इनफैक्ट नुपुर शर्मा की जो कंट्रोवर्सी हुई थी 2022 में, बहुत से गल्फ कंट्रीज ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया था। इजिप्ट एक ऐसा देश था जो कि कंपैरेटिवली शांत था, वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। तो अगर आप देखो तो इजिप्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है 2016-17 में, और इंडिया था 2021-22 में। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। बट देखिए रिफॉर्म्स होने वाले हैं नहीं, चूंकि जो कि P5 परमानेंट 5 मेंबर्स हैं वो किसी भी प्रकार से रिफॉर्म को सपोर्ट करेंगे, इस बात के चांसेस बहुत कम है। फिर दोनों कंट्रीज इंडिया इजिप्ट ने बोला कि हम एक दूसरे की कल्चरल और सोशल सेंसिटिविटीज को समझते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि एक दूसरे की कल्चर और सोशल सेंसिटिविटी को ध्यान रखते हुए प्रमोट कर सकें, सेफगार्ड कर सकें बेसिक एंगेजमेंट प्रिंसिपल्स को, बायलैटरल मल्टीलैटरल लेवल पे एक दूसरे के साथ एंगेज कर सकें, वगैरह वगैरह यहाँ पे बातें बोली गई। टेररिज्म को फाइट करेंगे इन ऑल फॉर्म्स, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फाइट करेंगे। जो रिस्पेक्टिव नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स हैं इनके बीच में जो कंसल्टेशन है इसको इंटेंसिफाई किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट एलसीसी ने यहाँ पे कंसर्न एक्सप्रेस किया है टेररिज्म के स्प्रेड को लेके, किस प्रकार से टेररिज्म ह्यूमैनिटी को एक सिक्योरिटी थ्रेट फॉर्म करता है, इसके बारे में यहाँ पे बात की है। कैसे टेररिज्म को एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया और कैसे टेररिज्म के प्रति हम जीरो टॉलरेंस रख सकते हैं, इसके बारे में बात की गई। नॉन अलाइंड मूवमेंट कोल्ड वॉर के समय पर बना था, एक ऐसा ग्रुप जो कि ना यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ था ना यूएसएसआर सोवियत यूनियन की तरफ था। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का उदय हुआ था 1955 में, जब एशिया अफ्रीका बांडुंग कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंडोनेशिया में। पहला NAM समिट कॉन्फ्रेंस हुआ बेलग्रोड यूगोस्लाविया में सितंबर 1961 में। इसमें 120 मेंबर्स थे एज ऑन अप्रैल 2018, जिसमें 53 कंट्रीज अफ्रीका से, 39 एशिया से, 26 लैटिन अमेरिका से और कैरेबियन से, 2 यूरोप से बेलारूस अजरबैजान और 17 कंट्रीज और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नॉन अलाइंड मूवमेंट के ऑब्जर्वर्स हैं। ठीक है, पहली कॉन्फ्रेंस इसकी बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 में हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफ ब्रोज टीटू ऑफ यूगोस्लाविया। उसमें गमल अब्दुल नसार इजिप्ट ने पार्टिसिपेट किया था, हमारे नेहरू जी ने पार्टिसिपेट किया था, इंडोनेशिया के सुकार्नो ने और घाना के कौमे नक्रुमा ने। ठीक है भाई, तो ये नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो स्पेसिफिक पर्पस था इसको इन्यूमरेट किया गया था हवाना डिक्लेरेशन 1979 में, जिससे दुनिया भर की कंट्रीज की नेशनल इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। कोल्ड वॉर के समय पे नॉन अलाइंड मूवमेंट ने एक अनोखी प्रकार की विचारधारा को सामने रखा, एक ऐसी विचारधारा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी मैच नहीं करती थी और यूएसएसआर के साथ भी मैच नहीं करती थी। 5 कोर प्रिंसिपल्स क्या थे नॉन अलाइनमेंट के? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, इक्वलिटी इन म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है भाई, अगली न्यूज पे आ जाते हैं। जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज। चाइना इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज की इनसिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। अगर आप इंडिया म्यांमार का बॉर्डर देखें तो राइट अरुणाचल प्रदेश से शुरू होता है, उसके आगे बढ़ते बढ़ते नागालैंड में एंट्री मारता है, फिर मणिपुर में जाता है, फिर मिजोरम में जाता है। काफी लंबा बॉर्डर है, 1643 किलोमीटर का, और इस बॉर्डर पे फ्री मूवमेंट रिजाइम लागू है। मतलब 16 किलोमीटर तक एक दूसरे के साइड ये ट्राइबल कम्युनिटीज मूव कर सकती है। रीजन बीइंग म्यांमार के बॉर्डर इलाकों में जो रहने वाले ट्राइबल लोग हैं और इंडिया के बॉर्डर इलाकों में जो रहने वाले ट्राइबल लोग हैं वो एथनिकली काफी एक दूसरे के क्लोज है, उनके कुछ फैमिलियल रिश्ते हैं, हिस्टोरिकल रिश्ते हैं, तो बेटर रहेगा कि उनके बीच में जो रिश्ते हैं वो बने रहे, किसी प्रकार का बॉर्डर उनके रिश्तों के बीच में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। अब रिसेंटली हो यह रहा है दोस्तों कि इंसर्जेंट्स का मूवमेंट इतना ज्यादा हो रहा था कि इंडिया और म्यांमार दोनों की सरकार ने डिसाइड किया कि चलो यार बॉर्डर पे फेंसिंग लगा देते हैं, एक बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है ना भाई। अब जब ये फेंसिंग लगाने की बात हुई तब इंसर्जेंसी और इनस्टेबिलिटी यहां पे पनपने लगी। जो बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोग थे इंडिया म्यांमार में, उनको यार ये लगने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये फेंसिंग लगा के हमें हमारे ट्रेडिशनल दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से अलग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया चाइना ने। चाइना ने बॉर्डर इलाकों में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटीज के सेंस ऑफ एलियनेशन और इनसिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट किया है और कहीं ना कहीं उनको दिल्ली में बैठी इंडियन सरकार के खिलाफ भड़काया है। अगर आप देखो तो जो इंसर्जेंट्स नॉर्थ ईस्ट के इलाके में हैं
वो कहीं ना कहीं शरण ले लेते हैं म्यांमार के अंदर और उनको गोला बारूद असला आता है चाइना से, ठीक है ना। ये रिसर्च पेपर यहां पे पब्लिश किया गया है, इसको प्रेजेंट किया गया ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस के समय पे। ओवरऑल काफी सारे इंटेलिजेंस इनपुट को यहां पे इस्तेमाल किया गया और यह बताया गया कि एक हिस्टोरिकल लिंक एग्जिस्ट करता है चाइना और हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स के बीच में। 1643 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। हिस्टोरिकल कल्चरल लिंकेजेस बहुत ज्यादा हैं, तो फ्री मूवमेंट रिजीम के चलते 16 किलोमीटर ओवरऑल आप बॉर्डर के पास जा सकते हो। मतलब इंडिया वाले इंडिया म्यांमार बॉर्डर के इधर 16 किलोमीटर जा सकते हैं और म्यांमार वाले इंडिया म्यांमार बॉर्डर के 16 किलोमीटर इधर जा सकते हैं, ताकि इनके ट्रेड और बाकी प्रकार के रिश्ते मेंटेन रहें। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं उनके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटी है। ये इनसिक्योरिटी बढ़ गई जब से म्यांमार में कूप हुआ है। इस इनसिक्योरिटी का फायदा उठाया चाइना ने और चाइना ने लगातार नॉर्थ ईस्ट बेस्ड इंसर्जेंट्स को हथियार, गोला बारूद, पैसा अवेल कराया ताकि वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में इनसिक्योरिटी फैला सकें, एक्सट्रीमिज्म फैला सकें, ओवरऑल बवाल मचा सकें, भारत सरकार को परेशान कर सकें। और कुछ हद तक चाइना अपने इस मंसूबे में कामयाब भी हुआ है। रीजन बीइंग आपको अक्सर कर नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में कुछ ट्राइबल इश्यूज हम अक्सर कर उमड़ते नजर आते हैं। तो इस इंसर्जेंसी और इनस्टेबिलिटी को खड़ाने के लिए चाइना को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। एक और इशू है, ये जो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है ना, इसके थ्रू और कुछ गलत एक्टिविटीज हो रही है। क्रॉस बॉर्डर क्राइम, स्मगलिंग ऑफ गुड्स, आर्म्स और काउंटरफिट करेंसी, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, इंसर्जेंसी, ये सब चीजें भी हो रही हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो गोल्डन ट्राइंगल है वो इंडिया म्यांमार के बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे ड्रग्स की स्मगलिंग भी हो रही है। हो सकता है इस गोल्डन ट्राइंगल में पैदा किया हुआ ड्रग्स इंडिया के मार्केट्स में भी आ रहा हो इस पोरस बॉर्डर के थ्रू। चाइना से जो वेपन्स आते हैं वो थाईलैंड, बांग्लादेश और चाइना म्यांमार बॉर्डर से स्मगल होते हुए कहीं ना कहीं हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनके हाथ में पहुंचाए जाते हैं और वो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इनस्टेबिलिटी फैलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर पेपर में ओवरऑल इंडिया को कुछ राय दी गई है अपने बॉर्डर्स को मैनेज करने की। क्या राय है? तो भाई, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्पेशलाइज्ड बॉर्डर फोर्सेस इक्विप्ड विद एडवांस बॉर्डर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज, पीपल ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स, ताकि बॉर्डर में जो रहने वाले लोग हैं वो किसी भी प्रकार की नेफारियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करें। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, क्रिएशन ऑफ अ डाटाबेस फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग यूज ऑफ डाटा साइंस एंड कोऑपरेशन विद नोबरिंग कंट्रीज। तो ये कुछ ओवरऑल यहाँ पे आइडियाज दिए गए हैं। आइडियाज बहुत जनरल हैं, इनको स्पेसिफिक आप कह लो कंडीशंस में ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आ जाते अगली न्यूज पे, जीएस पेपर 3, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, स्टेट्स फॉल शॉर्ट ऑफ टारगेट टू इंप्रूव फॉरेस्ट कवर क्वालिटी। फिर यहां पे बात हो रही है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया की। देखिए, जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर 8 मिशन आते हैं, उसमें से एक मिशन है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ग्रीन इंडिया के अंदर इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है और जो फॉरेस्ट कवर की क्वालिटी है, इसको इंप्रूव करने की बात हो रही है। अब इंडिया ने जो भी टारगेट सेट किए हैं नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के या फॉरेस्ट कवर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, वो टारगेट हम पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ओवरऑल इस मिशन के अंदर टारगेट बनाया गया है कि 1 करोड़ हेक्टेयर्स फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड पे फॉरेस्ट और ट्री कवर को बढ़ाया जाएगा और जो क्वालिटी है एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट की, इसको इंप्रूव किया जाएगा। अगर आप ट्री कवर को बढ़ाते हो, इंप्रूव करते हो, तो कार्बन अच्छी तरीके से सीक्वेस्टर कर पाओगे, कार्बन स्टॉक्स को बोल्स्टर कर पाओगे, अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को मीट कर पाओगे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए। अब इसी पूरे कंटेक्स्ट में जो भी टारगेट्स यहां पे मीट हो रहे हैं वो काफी कम है। 2015-16 से लेकर 2021-22 में यह पाया गया कि 17 स्टेट्स ने, जिसमें ओवरऑल ये बोला गया था कि टारगेट था 53,377 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने का और जो क्वालिटी थी डिग्रेडेड फॉरेस्ट की उसको इंप्रूव करने का 1,66,000 हेक्टेयर्स में। इसमें से अगर देखा जाए तो जो केरला बेस्ड आरटीआई कैंपेनर है गोविंदम नामपुथरी, इन्होंने आरटीआई फाइल की और पता चला कि 17 स्टेटों में 2015-16 से 21-22 में केवल 26,287 हेक्टेयर्स में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है और इंप्रूव हुआ है 1,02,096 हेक्टेयर्स में एज ऑफ 31 दिसंबर 2022। तो 2015-16 से 21-22 में जहां हमें 53,377 हेक्टेयर्स में फॉरेस्ट बढ़ाना था, हम केवल 26,287 हेक्टेयर्स में फॉरेस्ट बढ़ा पाए हैं। और जहां पे डिग्रेडेड फॉरेस्ट 1,66,000 हेक्टेयर्स के इंप्रूव करने थे, वहां हम केवल 1,02,000 हेक्टेयर्स इंप्रूव कर पाए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो टारगेट था वो हम मीट नहीं कर पाए हैं। इस टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार ने एलोकेट किया था 681 करोड़ रुपया, लेकिन इस्तेमाल केवल 525 करोड़ रुपया किया गया।
ठीक है। फिर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में 186 हेक्टेयर्स का टारगेट था, लेकिन केवल 75 फुलफिल हुआ, 111 हेक्टेयर्स फुलफिल नहीं हुआ। महाराष्ट्र में 1316 में से 933 फुलफिल हुआ। उत्तराखंड में 6440 हेक्टेयर्स में से 1505 हेक्टेयर्स ही फुलफिल हुआ। तो मतलब कुल मिला के जो फुलफिलमेंट का लेवल है वो यहाँ पे कम नजर आ रहा है। फिर आगे देखा जाए तो स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है इंडिया के अंदर, वो 2019 में जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उससे 2261 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा है। मतलब 2019 में जितना हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर था उसके कंपैरिजन में 2021 में फॉरेस्ट और ट्री कवर 2261 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा था। जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है 2021 में वो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स, जो कि ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री का 24.62% है। ठीक है। 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 33% से ज्यादा इलाका फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एब्सोल्यूट टर्म्स में मध्य प्रदेश में है। अगर आप परसेंटेज टर्म्स की बात करोगे तो टोटल ज्योग्राफिकल इलाके का एज अ परसेंटेज सबसे टॉप 5 स्टेट्स फॉरेस्ट कवर में आते हैं। मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.9%। आपसे एक क्वेश्चन है, वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की जहां पे परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कितना है परसेंटेज टर्म्स में ये भी लिख के बताइए। हालांकि ओवरऑल इस पूरी की पूरी रिपोर्टिंग में, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में एक फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि जो कॉमर्शियल प्लांटेशन है ना, इनको भी फॉरेस्ट कवर में गिन लिया गया है, जबकि कॉमर्शियल प्लांटेशंस कभी भी उस लेवल की इकोलॉजिकल सर्विस नहीं कर सकती जिस लेवल की इकोलॉजिकल सर्विस नेचुरल फॉरेस्ट करते हैं। तो जो काम नेचुरल फॉरेस्ट करते हैं वो कभी भी कॉमर्शियल प्लांटेशंस कंपनसेट नहीं कर सकती। कॉमर्शियल प्लांटेशंस में बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, ज्यादातर मोनोकल्चर है। अगर कॉफी की खेती तो कॉफी उगाई जा रही है, चाय की खेती तो चाय उगाई जा रही है, और बेसिकली कॉमर्शियल प्लांटेशंस में पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कॉमर्शियल प्लांटेशंस को आप कभी भी नेचुरल फॉरेस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। फिर भाई यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के हिसाब से म्यांमार में जब से कूप हुआ है, ओपीएम की फार्मिंग, वीड की फार्मिंग बढ़ गई है। जेएस पेपर 3 ड्रग मैनेज में न्यूज आपके काम की। तो म्यांमार के अंदर ओपीएम पॉपी प्रोडक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है 2021 के मिलिट्री कूप के बाहर। यह बोलना है यूनाइटेड नेशंस के ड्रग ऑफिस का। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते वहां के फार्मर्स ओपीएम की पैदावार को बढ़ा चुके हैं, और जो एरिया है अंडर एपीएम पॉपी कल्टीवेशन ये 1/3 से बढ़ चुका है, 33% से ज्यादा बढ़ा है। 2021-22 में इलाका पहुंच चुका है 40,000 हेक्टेयर्स। ओके भाई, अगर आप देखो तो जो पोटेंशियल आउटपुट है ओपीएम पॉपी का वो 90% बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो 2021-22 में व्हेन कंपेयर टू 20-21 जो ओपीएम का प्रोडक्शन है वो काफी बढ़ चुका है, 90% बढ़ चुका है, और अभी के लिए प्रेजेंट हो चुका है किस पे, 790 टन पे। और ऑब्वियस ही बात है, इस बात को पता करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो म्यांमार की मिलिट्री जनता है वो ओपीएम प्रोडक्शन को और बढ़ावा दे रही होगी। रीजन बीइंग उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए, तो कमाई की ज्यादा एवेन्यूज है नहीं। तो जिस प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबान ने ओपीएम और पॉपी की प्रोडक्शन करके पैसा कमाया, इस समय पर म्यांमार की मिलिट्री जनता भी ऐसे ही पैसा कमा रही होगी। और ओपीएम प्रोडक्शन बढ़ा है, हम कैसे वेरीफाई कर रहे हैं? तो सैटेलाइट इमेजरी की मदद से वेरीफाई किया जा रहा है। अभी यहां पे बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की। इसको 1997 में स्टैब्लिश किया गया, नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम 2002 में। ये काम करता है एज द ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम प्रिवेंशन। इसको बनाया गया बाय कंबाइनिंग यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम एंड क्राइम प्रिवेंशन एंड कम्युनल जस्टिस डिवीजन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एट वियना। उसके अलावा और कुछ और इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं ड्रग्स को रोकने के, जैसे सिंगल कन्वेंशन ऑन नाइकोटिक्स ड्रग्स 1961, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988। इन तीनों को इंडिया ने साइन किया है और इंडिया ने इनैक्ट किया है नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। बहुत ही खतरनाक एक्ट है, इसके अंदर अगर कोई लपेटे में आया तो उसका बचना काफी मुश्किल हो जाता है। हम महात्मा गांधी के आइडियाज को इस्तेमाल करके यहाँ पे शशि थरूर साहब रूलिंग डिस्पेंसेशन के ऊपर बहुत से इल्जाम लगा रहे हैं, बीजेपी के ऊपर बहुत से आप कह लो एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो भाई ये सब आप जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इंटरेस्टेड हो, कांग्रेस बीजेपी करता हो, वो पढ़ ले। होलोकॉस्ट एजुकेशन फॉर इंडिया टू क्रिएट अ जस्ट प्रेजेंट। नॉर गिलोन साहब एम्बेसडर हैं इजराइल के इंडिया के, इन्होंने इस आर्टिकल में अपना इनपुट्स दिए। फिलिप एक्करमैन जो कि जर्मनी के एम्बेसडर, उन्होंने दिए, और हैजल डेलकमी जो कि ऑफिसर इंचार्ज है यूनेस्को के। क्या लिखा जा रहा है भाई? देखिए, हिटलर के राज के समय पे जर्मनी में, नाजी जर्मनी में 6 मिलियन जूस, 60 लाख जूस को मार दिया गया। अपने आप में सबसे गंदा फॉर्म था ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटीसेमिटिज्म का। एंटीसेमिटिज्म मतलब जूस के अगेंस्ट अवधारणा, इसको आप बोलते हैं एंटीसेमिटिज्म।
और इसके लिए इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है 27 जनवरी को, इन अनप्रेसिडेंटेड और सिस्टमिक किलिंग्स को याद करने के लिए। मरे हुए लोगों को याद करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एंटीसेमिटिज्म और हेट्रेड से लड़ना यह हमारी मॉरल ड्यूटी है। देखिए, वायलेंस और हेट्रेड ऐसे बिहेवियर हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को वायलेट करते हैं, और होलोकॉस्ट इसका सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है। होलोकॉस्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेट क्राइम्स एंड एंटीसेमिटिज्म आज की डेट में जो हमारे सामने एग्जिस्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री को याद करो तो हिस्ट्री में एंटीसेमिज्म एक कर्स है, और इस कर्स के बारे में लोगों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस कर्स के बारे में, इन गलत चीजों के बारे में लोगों को बताओगे नहीं, तब तक लोगों को यह कैसे पता चलेगा कि यार इनइक्वालिटी, इनटॉलरेंस, इनजस्टिस अपने आप में एक बहुत गलत चीज है जिनको हमें अपनी डेली लाइफ में इम्बाइब नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस और एथनिक इश्यूज ये इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, केवल इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से डिवीजन, हेट क्राइम्स और वायलेंस पनपते हैं। तो अगर सच में आपको इन चीजों को रोकना है तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, खासकर ये जो होलोकॉस्ट हुआ है, इसके बारे में अगर आप लोगों को पढ़ाओगे तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई ये गलत है, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इसको सही करने की एक फीलिंग तो आएगी। अभी देखो, कोविड के समय पे ज्यूज के अगेंस्ट एंटीसेमिटिक इंसिडेंट्स की कुछ न्यूज निकल के आई थी, सोशल मीडिया पे हेट स्पीच फैल रही थी, एंटीसेमिटिक वेंडेलेंस हमको देखने को मिला, तो इससे सोसाइटल टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है। इसको रोकने के लिए अवेयरनेस की जरूरत है, इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ होलोकॉस्ट, जो याद करता है सिस्टमैटिक मर्डर ऑफ 60 लाख ज्यूज, इसको कहीं ना कहीं लोगों की परसेप्शन में, मेमोरी में जिंदा रखने की जरूरत है। क्योंकि जब इस प्रकार के वायलेंस को आप लोगों के परसेप्शन में जिंदा रखते हो, मतलब गलत सेंस में नहीं, सही सेंस में, ताकि आप लोगों को याद दिला सको कि इस प्रकार की लड़ाई का, इस प्रकार के वायलेंस का, इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन का कोई फायदा नहीं है, ये इंसानियत का एक दुश्मनी है। तो इट इज अवर ड्यूटी टू रिमेंबर द पास्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस एंड इंपैक्ट ऑफ होलोकॉस्ट, ट्रांसेंड टाइम एंड हिस्ट्री। अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, द पाथ ऑफ रिमेंबरेंस इज अ मॉरल इंपरेटिव फॉर मेनी कंट्रीज इन यूरोप। अगर आप याद रख पाते हो कि पहले क्या हुआ है, ठीक है ना, तो इससे कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखो तो आप लोगों को सिखा पाते हो, आप लोगों को पढ़ा पाते हो कि क्या सही है, क्या गलत है। होलोकॉस्ट रिमेंबरेंस का जो की मैसेज है वो है विजिलेंस अगेंस्ट डीह्यूमनाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। पास्ट को इरेज करने की बजाय अगर आप उसको याद रखो, जैसे फॉर एग्जांपल होलोकॉस्ट के रिस्पेक्ट में इंडिया में परसेप्शन कम है, और इस बात को मैं मानता हूं दोस्तों। अभी तो हम हिंदू का एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो हम होलोकॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल अगर हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा होलोकॉस्ट के रिस्पेक्ट में आपको सोशल अवेयरनेस नजर नहीं आएगी। 27 जनवरी को होलोकॉस्ट को याद करने का रिमेम्बरेंस डे है, ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं। इनफैक्ट मैं भी भूल गया था, मैं दूसरों को क्या ही बोलूं। कुछ लोग बोलेंगे कि यार क्यों याद करना इतने गंदे इवेंट्स को, बिल्कुल सही बात है, इतने गंदे इवेंट्स को याद नहीं करना, लेकिन अगर इन्हीं गंदे इवेंट्स को याद करके आज के लोगों को हम पढ़ा सकें कि पहले जो गलती हुई है वो गलती फ्यूचर में रिपीट नहीं करनी, तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सेंस ऑफ एथिकैलिटी, सेंस ऑफ मोरालिटी हम लोगों के अंदर इम्बाइब कर सकते हैं। और यूनेस्को की इनिशिएटिव जैसे इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन हॉलोकॉस्ट एंड जेनोसाइड एजुकेशन, ये एक स्टेप है सही डायरेक्शन में, जिससे आप रेपरेटिव जस्टिस दे सकते हो, लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग दे सकते हो, एम्पैथी, टॉलरेंस और रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स की सीख दे सकते हो। और इसमें टीचर्स और यूथ्स का इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया की एकेडमिक कम्युनिटी के अंदर होलोकॉस्ट एक बहुत रिमेंबर्ड टॉपिक और टॉक्ड अबाउट टॉपिक नहीं है। एंटीसेमिटिज्म और जिस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन आज की डेट में हमें देखने को मिलता है, होलोकॉस्ट डेनियल डिस्टॉर्शन, ये दुनिया में बढ़ रहा है। इनके बारे में लोगों को सिखाने की जरूरत है, लोगों को अवेयर कराने की जरूरत है। ठीक है भाई, अगली न्यूज, द ब्लर्ड लाइंस बिटवीन गेमिंग एंड गैम्बलिंग। क्या बताया जा रहा है? देखिए, दो प्रकार के प्रोफेशन में शब्दों का, भाषा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक तो है लॉ, लीगल फील्ड, दूसरा है जर्नलिज्म। ये दो लॉ और जर्नलिज्म के अंदर भाषा को बहुत प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है, ठीक है। और इन्हीं दोनों प्रोफेशन में अगर आपने एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी का इस्तेमाल नहीं किया तो चीजें कभी कभी ट्रिकी हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे ऑथर बोल रहा है कि एक इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री है बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से कुछ लोगों ने इस ऑथर को कांटेक्ट किया। ये कुछ ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म्स को रिकमेंड करते थे, रिप्रेजेंट करते, जिसमें पोकर, रमी जैसी चीजें हैं। दुनिया के बहुत से हिस्से में पोकर और रमी को गैम्बलिंग ऐप बोला जाता है।
अब भारतीय संविधान ने हमारे राज्यों को ताकत दी है कि वो बेटिंग और गैम्बलिंग को रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन राज्य जब भी ओवरऑल बेटिंग और गैम्बलिंग से रिलेटेड नियम कानून बनाने की कोशिश करते हैं तो ये जो ऑनलाइन रमी और पोकर को चलाने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो पहुंच जाते हैं जुडिशरी के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ जाके बोलते हैं कि साहब ये पोकर और रमी जैसे गेम्स तो गेम ऑफ स्किल है। गेम ऑफ स्किल मतलब जिसको आता है खेलना वही यहां पे जीतेगा, तो आप इसको गेम ऑफ चांस कैसे बोल सकते हो, इसको आप बैटिंग कैसे बोल सकते हो। तो ऑथर यहां पे यही बोल रहा है कि जब इंडिया के अंदर जुडिशरी जैसा ऑर्गेनाइजेशन इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म में फाइनेंशियल रिस्क है, जिनको बहुत अच्छी तरीके से खेलना आता है, स्किलफुल प्लेयर, वो भी ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी यहां पे हार चुके हैं। कई बार हमें देखने को मिला है कि सुसाइड ओवरऑल बहुत हुए हैं तमिलनाडु के अंदर, तो स्पेसिफिकली इस प्रकार की गेम्स में इन्वॉल्व होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया। तमिलनाडु की सरकार ने तो इन प्लेटफॉर्म्स को डिफाइन और रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश भी की, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर या फिर कह लीजिए गैम्बलिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की, लेकिन ये प्लेटफॉर्म चले गए जुडिशरी के पास और जुडिशरी में जाके इन्होंने अपने फेवर में डिसीजन ले लिया और बोला कि हम तो गेम ऑफ स्किल हैं, गेम ऑफ चांस तो हम है ही नहीं। अगर आप देखो तो तमिलनाडु के अंदर AIADMK की जब सरकार थी तो इन्होंने पहली बार प्रोहिबिशन लगाने की कोशिश की इस प्रकार के गेम्स के ऊपर, लेकिन इस प्रोहिबिशन को मद्रास हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर अभी की जो DMK सरकार है उसने अपॉइंट किया रिटायर्ड जस्टिस के चंद्रू को, ताकि वो कमिटी को लीड करे जो ओवरऑल इस पर्टिकुलर गैम्बलिंग के इशू को एग्जामिन कर सके, लेकिन फिर भी इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं है यहां पे। तो कुल मिला के सरकारें राज्य की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जुडिशरी इस केसेस को नाकाम कर रही है। एंड में बात आई यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर कि यूनियन गवर्नमेंट एक लिबरल अप्रोच के थ्रू इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एड्रेस करे। अब केंद्र की सरकार ने यहां पे एक ड्राफ्ट रिलीज किया है जिसमें इस पर्टिकुलर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की बात की है, और इसमें जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने रिपोर्टर्स को यह भी बोला कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो वेजरिंग को प्रमोट कर रहा है, वेजरिंग मतलब जहां पे आप पैसा लगा के एक प्रकार की गैम्बलिंग कर रहे हो, इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार द्वारा जो ड्राफ्ट निकाला गया है वो ऑनलाइन गेमिंग प्रोवाइडर्स को रेगुलेट कर रहा है, कहीं पे भी उनको बैन या उनके ऊपर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन ये लगाई जानी हमको नजर नहीं आ रही है। और ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स, इसमें एक बात क्लियर है कि लोग अपना रियल पैसा लगा रहे हैं और अगर वो पैसा हारते हैं तो उनको नुकसान भी होगा, जो कि बहुत हद तक गैम्बलिंग जैसा ही है। तो ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे कहीं ना कहीं बैक एंड में ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रमोट किया जा रहा है और इसको ये प्लेटफॉर्म्स जस्टिफाई भी कर पा रहे हैं गेम्स ऑफ स्किल बोल के। कुछ राज्य की सरकारों ने इंटरफियर करने की कोशिश की तो जुडिशरी ने रोड़ा डाल दिया। केंद्र की सरकार यहां पे अभी के लिए तो एक बहुत स्ट्रांग आप कह लो स्टांस लेती नजर नहीं आ रही। आगे आने वाले समय में क्या नोटिफिकेशन आएगा, किस प्रकार से इस इंडस्ट्री को फाइनली रेगुलेट किया जाएगा, इस बात को लेकर क्लियर कट कोई भी जानकारी एग्जिस्ट नहीं करती। फिर आगे आ जाते हैं पोटेंशियस ओवरकिल। देखिए अब ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। BBC डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है गुजरात पोग्राम 2002 को लेके, और ये जो केंद्र की सरकार यहां पे इस BBC डॉक्यूमेंट्री को दबाने, अब देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, ओवरऑल कहीं ना कहीं जब से ये BBC डॉक्यूमेंट्री आई है ओवरऑल गुजरात प्रोग्राम को लेकर, उसमें नरेंद्र मोदी जी के रोल की बात की है, सरकार ने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री के रिस्पेक्ट में जो ओवरऑल एक्सेस है इसको ब्लॉक किया है। IT रूल्स 2021 के अंदर, सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने 50 ट्वीट्स को यहां पे ब्लॉक किया है। तो कुल मिला के जितना ज्यादा इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक किया जा रहा है ना, उतना ही ज्यादा लोग ओवरऑल इस डॉक्यूमेंट्री का एक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन को सप्रेस करने के चक्कर में एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस देखा जा रहा है, और वो कॉन्सिक्वेंस ये है कि जितना लोगों को आप दबा रहे हो कि वो इसका एक्सेस ना पा पाए, उतना ही वो एक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस फिनोमिना को यहां पे बोल रहा है ऑथर स्ट्रीसाइंड इफेक्ट। फिर ऑथर ये बोल रहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में 13 स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया। सरकार मीडिया कंटेंट के ऊपर इस प्रकार का आर्बिट्री ब्लॉकेज नहीं लगा सकता। क्या ट्वीट्स को बैन करने के समय पे कोई शो कॉज नोटिस इशू किया गया इन अकॉर्डेंस विद द एप्रोप्रिएट प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? तो ये सब बातें हैं। प्लस ऑथर यहां पे भी बोल रहा है कि देखिए गुजरात पोग्राम के समय पे जो कुछ भी हुआ है इसकी काफी मीडिया रिपोर्टिंग हुई है। तेस्ता से तलवाड़ वाला इशू, RB श्री कुमार वाला इशू, तो काफी कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है। तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री में कुछ नया नहीं दिखाया गया।
तो क्या जरूरत थी सरकार को इतना कुछ दबाने की। अब यहां पे एक व्यू पॉइंट ये भी निकल के आ रहा है कि जब कुछ नया नहीं है तो वेस्टेड इंटरेस्ट क्या इस प्रकार से बीबीजी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर रूलिंग रिजीम के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए। क्योंकि इस समय पे भारत सरकार की जो रूलिंग पार्टी है वो काफी पावरफुल है, भारत में स्ट्रांग सरकार। अब ये स्ट्रांग सरकार दुनिया के बहुत से प्लेयर्स को पसंद नहीं आ रही, तो क्या वो इस प्रकार के इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री को बना के रूलिंग सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा प्रोपोगेंडा चल रहा है? तो ऑथर बोल रहा है कि अगर प्रोपोगेंडा चल रहा है तो आप उसको प्रोपोगेंडा से हराओ, उसको सेंसर मत करो। आईटी रूल्स को लाके अगर आप इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करोगे तो आपका एक निगेटिव व्यू पॉइंट जाता है पब्लिक परसेप्शन में, जो कि ओवरऑल आपकी ही एक्सेप्टेबिलिटी को कम कर देगा लोगों की नजरों में। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही हैं। अगर आपके खिलाफ आपको लग रहा है प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है तो आप उसका जवाब प्रोपोगेंडा से दो, ना कि ओवरऑल यहां पे सेंसरशिप से। ठीक है भाई। फिर यूएस सीम्स टू बी अनेबल टू टाइटली कंट्रोल ऑन असॉल्ट वेसन्स। देखिए क्या हुआ है, जनवरी में अगर आप पूरे जनवरी की बात करो तो पिछले महीने ही, इसी महीने मतलब जनवरी में ही 48 घंटों में 2 मास शूटिंग्स देखने को मिली। 18 लोगों की जान गई यूएस स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में। उसके बाद अगर आप देखो तो 21 जनवरी में कैलिफोर्निया के मॉन्टेनेरी पार्क में एक गनमैन ने 11 लोगों को गोली मार दी। फिर 2 दिन बाद 7 लोगों ने हाफ मून बो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में 7 लोगों को मार दिया। 18 लोगों की मौत हो गई यहाँ पे 2 अलग अलग इंसिडेंट्स में। उसके बाद देखो तो ओकलैंड में शूटिंग हुई है। ये शूटिंग्स के चलते कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने लेमेंट किया और बोला कि ट्रेजेडी अपॉन ट्रेजेडी, मतलब ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी होती जा रही है। और जैसे ये ट्रेजेडी हुई तो यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन ने बोला है कि असॉल्ट वेपन्स के ऊपर बैन लाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में जोसेफ बाइडेन चाह के भी असॉल्ट वेपन्स के ऊपर बैन नहीं ला सकते, क्योंकि यूएस कांग्रेस में कुछ ऐसे बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि नेशनल राइफल एसोसिएशन के फेवर में है, और वो किसी भी हाल में गन लॉज के स्ट्रांग नहीं होने देंगे, गन के ऊपर बैन नहीं आने देंगे। किसी भी हाल में आगे आने वाले समय में यूएस के अंदर कोई सिग्निफिकेंट गन कंट्रोल लॉ हमें देखने को मिले, इस बात के चांसेस बहुत कम है। अकेले जनवरी में देखो तो 17 अलग अलग यूएस के राज्यों में 38 शूटिंग इंसिडेंट्स देखे गए। यूएस के अंदर अगर सेकेंड अमेंडमेंट देखो संविधान का, तो वो सिटीजन्स को राइट देता है टू बियर आर्म्स। 120 फायर आर्म्स मतलब 120 बंदूकें पाई जाती हैं पर 100 रेजिडेंट्स यूएस के अंदर। यूएस के अंदर अक्सर कर रिपीटेड मास शूटिंग्स देखने को मिलती हैं, और यूएस में अभी भी कोई स्ट्रांग नेशनल लेवल गन कंट्रोल लॉ नहीं है। जब भी कोई मास शूटिंग होती है प्रेसिडेंट स्ट्रांग स्टेटमेंट इशू करते हैं, लेजिस्लेटिव एक्शन की बात करते हैं, बट एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे कुछ होता नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत कुछ है नहीं। कांग्रेस से आपको नियम कानून पास कराना पड़ेगा अगर संविधान को अमेंड करके सेकेंड अमेंडमेंट को हटाना है, और वो होगा नहीं। चूंकि जो गन लॉबी है आपकी यूएस की, नेशनल राइफल एसोसिएशन, और जो पावरफुल गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो इसी बात पे फल फूल रही है कि ज्यादा गन बिके। ज्यादा गन बिकेगी तभी वो कमाएंगे, और कमाई वाले लोग, पैसे वाले लोगों की ताकत हमेशा ज्यादा होती है। पिछले साल अगर आप देखो तो एक 18 साल के स्कूल के बच्चे ने 19 एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को गोली मार दी उवाल्डे टेक्सास कांग्रेस में। कांग्रेस ने वाइडेस्ट फायर आर्म्स लेजिस्लेशन पास किया और यह बोला पिछले 30 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि 21 साल से नीचे की उम्र के लोग अगर गन परचेज करें तो उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, ऐसा कुछ बोला गया। और बोला गया कि जो गन ट्रैफिकिंग और स्ट्रॉ परचेजर्स हैं इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएंगी। तो अगर आप देखो तो कांग्रेस ने पिछले साल जो 19 एलिमेंट्री स्कूल लेवल बच्चों को मारा गया उसको लेके एक नियम कानून पास किया। पहली बार 30 सालों में नियम कानून पास किया गया कि 21 साल से कम की उम्र का कोई इंसान, कोई बच्चा अगर बंदूक खरीद रहा है तो उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा और गन ट्रैफिकिंग और स्ट्रॉ परचेजेस के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएंगी। लेकिन ये सब गन वायलेंस को रोकने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि यूएस के अंदर जो गन का प्रोलिफरेशन है वो दुनिया का लार्जेस्ट पर कैपिटा गन प्रोलिफरेशन है। मतलब एक आम यूएस नागरिक के पास जितनी गन्स अवेलेबल है उस लेवल का रेट आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अब यूएस कांग्रेस ने यहां पे कानून पास किया। क्या अलग अलग राज्य की सरकारें कानून नहीं पास कर सकती यूएस के अंदर? तो ये भी करने की कोशिश की गई है। न्यूयॉर्क के स्टेट ने एक लॉ पास किया और उसमें यह बोला गया कि कोई भी इंडिविजुअल अगर घर से बाहर निकल रहा है तो वो गन को कैरी करेगा तो उसके ऊपर कुछ प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि हां भाई आप कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही गन को कैरी कर सकते हैं, अपने मुंह उठाए कभी भी गन लेके आप नहीं चल सकते हो। तो न्यूयॉर्क के स्टेट ने ओवरऑल इंडिविजुअल्स द्वारा गन के कैरी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, लेकिन इन रिस्ट्रिक्शंस को स्ट्राइक डाउन कर दिया यूएस की ही सुप्रीम कोर्ट ने। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेकेंड अमेंडमेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का वो यूएस के नागरिकों को एक अधिकार देता है
कि आप गन खरीद सकते हो, रख सकते हो, यू हैव द राइट टू बियर फायर आर्म्स। तो इस कंटेक्स्ट में न्यूयॉर्क का ये जो स्टेट लॉ लगाया गया कि भाई इन पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही आप न्यूयॉर्क के अंदर बंदूक लेके चल सकते हो, इस पर्टिकुलर नियम कानून को ही यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि गन मैन्युफैक्चरर्स लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि यूएस की जो कांग्रेस है, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो चाहे वो सेनेट हो, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेटर्स हैं जो कि इस गन लॉबी के हिसाब से चलते हैं। यूएस की सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस इस गन लॉबी का। तो आप समझ सकते हो कि जोसेफ बाइडेन या कोई भी और अमेरिकी राष्ट्रपति बड़े आसानी से गन कंट्रोल लॉज ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर पाए, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। जो कि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की कितनी भी एडवांस कंट्री हो, एक चाइना को छोड़ दो तो वहां की सरकार के ऊपर, वहां के जो बड़े बड़े बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो बिजनेस बेहेमॉथ्स होते हैं, उनका बहुत इंपैक्ट होता है। यूएस के अंदर भी हुआ। अब चाइना एक अलग जगह है जहां पे जी जिनपिंग जैक मा को गायब करवा देते हैं। चाइना को एक्सेप्शंस हटा दो तो यूएस कर लो, इंडिया कह लो, यहाँ पे सरकारों के ऊपर बिजनेस बेहेमॉथ्स का काफी इंपैक्ट होता है और वो यहाँ पे गन कंट्रोल लॉबी को कंट्रोल ना कर पाने के रिस्पेक्ट में यूएस में साफ साफ नजर आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते